Hello students, so we are starting again the chapter chemical reaction. इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन और हमने केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या होता है और एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल और केमिकल चेंज का एग्जांपल। और हमने काफी अच्छी चीजें इसमें डिस्कस की थी, लाइक हमने पहले इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सॉल्यूटेड सॉल्यूशन और जो भी थोड़े बहुत पार्ट थे उनको हमने डिस्कस किया। और हम एट द लास्ट ये बात बोल रहे थे कि कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उनके रिएक्शन होने का कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, वो कुछ चीजों की वजह से होता है, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। ओके, सो हमने वहां तक डिस्कस किया था कि हर रिएक्शन के होने का कोई ना कोई रीजन होता है और रीजन होने में कई सारी कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन को शो करती हैं। जैसे एक रीजन है इवोल्यूशन ऑफ द गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर गैस का निकलना। जैसे कि अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन से, मतलब हमने की मेटल Zn की रिएक्शन करी है डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ, तो सिंपली ये H2 प्लस ZnCl2 बनाएगा, राइट। H2 प्लस ZnCl2 बनाएगा सिंपली। अगर हमने जैसे Na की रिएक्शन कर दी है H2SO4 के साथ डाइल्यूट, तो ये H2 प्लस Na2SO4 रहेगा, राइट। यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये एक गैस एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व हो रही है, जिसे हम इवोल्यूशन ऑफ द गैस भी कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन है एफ की रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ, एफ की रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ सॉलिड स्टेट में, तो ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इवॉल्व करती है और उसके साथ साथ Fe2SO4 को एज ए सॉलिड बनाती है, या Fe2SO4 को एज ए सॉलिड देती है। दिस इज द सॉल्ट एंड दिस इज द गैस, राइट। सो यहाँ पर जो सॉल्ट होता है ये एज अ, यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन होता है सॉल्ट का और वाटर का, तो यहाँ पर इसको एक्वस कंडीशन में दिखाया गया है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट में कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है उस केमिकल रिएक्शन के होने के लिए। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो डाइल्यूट HCl है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, राइट। अभी ये एक, मान लो लिक्विड स्टेट में डाइल्यूट HCl है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान लो एक लिक्विड स्टेट में है, या सोडियम के साथ डाइल्यूट H2SO4 को लिया गया है और एक ये लिक्विड स्टेट में है, या तो लिक्विड में होगी या तो ये सॉलिड स्टेट में होगी। ओके, मान लो, तो जब राइट साइड में प्रोडक्ट बनता है तो एक गैस इवॉल्व होने का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का फ्री हो जाना है, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी अच्छी होती है, ज्यादा मूव कर सकते हैं, ज्यादा फ्री होते हैं। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है और ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसके पास एसिड है या फिर कोई बेस है या कुछ भी है, लेकिन इसके पास जो गैस है वो अवेलेबल है। ओके, अब अगर गैस निकली है किसी एसिड में से या फिर कहीं से भी निकली हुई है, तो वो रिएक्टेंट्स के रिएक्शन करने के बाद एज ए प्रोडक्ट निकली है, तो गैस का निकलना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि गैस जब निकलती है तो वो एक फ्री स्टेट में जाती है और वो घूमने के लिए फ्री होती है, स्वतंत्र होती है, एक दूसरे के साथ वो मूव भी कर सकती है, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर सकती है, उसके रिलेटिव स्पीड भी
हो सकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, उसके पार्टिकल काफी ज्यादा मूव कर सकते हैं और फ्री रह सकते हैं। तो जो गैस निकल रही है, गैस का इवॉल्व होना या निकलना एक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो जब राइट साइड में रिएक्शन चली जाती है यानी कि प्रोडक्ट बन जाता है, तो क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट बना है यानी जो अभी सब्सटेंस बना है वो ज्यादा मूवमेंट के लिए फ्री है और अपनी जगह वो एक तरीके से फ्री मूवमेंट कर सकता है। वैसे फ्री मूवमेंट होना ही एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है। अब जैसे हाइड्रोजन गैस बनती है तो हाइड्रोजन गैस स्वयं का बनना भी एक बड़ा रीजन है कि वहां पर एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का भी एक रीजन है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा उसका भी एक रीजन है, इसके टेम्परेचर का भी रीजन है। तो रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक गैस का इवॉल्व होना, उस रिएक्शन को पीछे ना जाने देना एक बड़ा साइन इसलिए है क्योंकि गैस इवॉल्व होगी तो वो एज ए सब्सटेंस उड़ जाएगी या फिर वो उठने की कोशिश करेगी, रिएक्शन को बैक साइड जाने में रोकेगी। क्योंकि गैस इवॉल्व होगी तो वो गैस यानी कि वो पार्टिकुलर सब्सटेंस फ्री हो चुका है अभी मूवमेंट करने के लिए, तो उसको अपने पीछे के सब्सटेंस के साथ रहने की जरूरत नहीं है और वो रिएक्टेंट में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं और अभी एक फ्री स्टेट फाइंड हो रही है यानी कि ये हमारे लिए एक रिएक्शन करवाने का पॉजिटिव साइन है, राइट। ओके, अब ये गैस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमने KClO3 को हीट किया, तो KClO3 हीट करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये बना सकता है KCl। आपको रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है, केवल आपको ध्यान देना है कि क्या गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं। तो ये O2 गैस को इवॉल्व करती है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब भी राइट साइड में गैस निकल रही हो ये एक रिएक्शन होने के लिए पॉजिटिव साइन है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट साइन और ये पहला रीजन है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है चेंज इन कलर। अगर कभी भी रिएक्शन में राइट साइड में चेंज इन कलर हो रहा है यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और कलर में चेंज हुआ है, तो इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि अभी पार्टिकुलरली एक दूसरे के साथ मान लो कोई कलर ए था कलर बी था, या कलर एक ही का था उसने दूसरे के साथ पार्टिकुलरली एक प्रॉपर तरीके से मिक्स रिएक्शन करी है और सी बनाया है उसने। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसके बीच में जो प्रॉपर मिक्सिंग या प्रॉपर तरीके से रिएक्शन होने का नतीजा है वो इस पार्टिकुलर सब्सटेंस के कलर को चेंज कर रहा है। और चेंज क्योंकि यहाँ पर कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है और एक दूसरे में रिएक्शन हो रही है, मतलब हर एक पार्टिकल रिएक्शन करने के लिए तैयार है यानी कि प्रॉपर रिएक्शन फिजिबल हो रही है। दूसरी कंडीशन हो सकती है गैस इवॉल्व होने की। मान लो कि कोई नया सब्सटेंस ही बन गया हो, मान लो एक सब्सटेंस का मतलब ए को हमने ब्रेक किया हो और बी सी किसी दो अलग अलग चीजों में डिवाइड हो गया हो और उन दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो एक ही क्वालिटी से डिफरेंट है, तो ये रिएक्शन एक आगे की डायरेक्शन में चल सकती है क्योंकि रिएक्शन होने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर जो हमारे पास बी और सी आ रहे हैं वो अगर डिफरेंट क्वालिटी रख रहे हैं ए से तो वो एक रिएक्शन को डिनोट करेंगे यानी कि यहां पर एक रिएक्शन होगी। एक केमिकल रिएक्शन के लिए ये सब रिक्वायर्ड या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज भी हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो रिएक्टेंट की क्वालिटी से डिफरेंट होगा। तो हमारे पास अगर प्रोडक्ट के पास कलर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें अंदर चेंज हुआ है यानी कि सब्सटेंस या तो चेंज हो गया है ये तो ब्रेक हो गया है। क्योंकि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होती यानी कि रिएक्शन पीछे जा रही होती तो एटलीस्ट कलर में हमें डिफरेंस तो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जितना राइट जाती उतना लेफ्ट जाती, या फिर अगर जाती भी और लेफ्ट भी जाती तो कलर में वेरिएशंस आते। लेकिन अगर एक चीज कोई टूट गई है और दो अलग अलग चीजें बन गई हैं या फिर दो अलग अलग चीजें मिक्स्ड हुई हैं और तीसरी एक कोई डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस्ड है और दोनों चीजें हो चुकी हैं एज इन ए सिंपल कंडीशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है। तो चेंज इन कलर भी एक बड़ा फैक्टर होता है, राइट।
अब ये चेंज इन कलर में बहुत सी चीजें हैं जैसे चेंज इन कलर कर सकती हैं, जैसे कि मान लो हमने C12H22O11 को C12H22O11, शुगर जो होती है वो व्हाइट होती है। जब हम इसको हीट देते जाते हैं तो ये लास्ट में जब स्टीम या फिर वाटर बनाती है पहले, तो उस कंडीशन में ये कुछ ब्लैक रेसिड्यू छोड़ देती है। मैंने पहले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, तो ये इसलिए मैं बार बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर 12C यानी कि कार्बन प्योर तरीके से, तो ये ब्लैक कार्बन हो जाता है एंड कुछ यहाँ पर वाटर मिलता है H2O। तो ब्लैक कार्बन और वाटर दोनों बनते हैं अगर शुगर व्हाइट जो है अभी हमारे पास सॉलिड स्टेट में थी, इसको हमने हीट किया तो कार्बन हमें मिला जो कि ब्लैक कार्बन है, और इसके साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो हमें अभी वाटर एक गैसियस फॉर्म में, ये होता क्या है एक्चुअली बता दे रहा हूं आपको। ये स्टीम बन जाता है, आपको पहले ही मैंने रिएक्शन बताई हुई है। एक स्टीम बनती है और कुछ ब्लैक रेसिड्यू छोड़ जाती है ये शुगर को। जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो प्रॉपर तरीके से हीट करते जाते हैं तो पहले वो लिक्विड स्टेट में जाती है, मेल्ट होती है, और बाद में वो एक अलग तरीके से मतलब चेंज करती है अपने शेप को, और उसके पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो गैसेस स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक पीछे की तरफ ब्लैक कार्बन रेसिड्यू वो छोड़ जाता है, राइट। तो ये भी एक तरीके का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल, और ये तो दूसरा हमारी क्वालिटी हो गई चेंज इन कलर होने की। इसमें कई सारी क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट हैं, लाइक कि हमें दो अलग अलग सब्सटेंस बने होंगे तभी इनका प्रोडक्ट का जो कलर है वो अलग है और अलग अलग तरीके से होंगे, और वो प्रॉपरली एक केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे, इसीलिए ये एक एक डायरेक्शन में चल रहे होंगे और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि कलर उनका चेंज वेरिएट नहीं कर रहा है। अगर एक चीज दो, एक ने रिएक्शन करी या एक ने कभी अपने कलर को चेंज किया, तो ऑब्वियसली दूसरा रिएक्शन दूसरा कलर आ गया और अपने पुराने कलर को उसने चेंज कर दिया है, या प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग उसमें हो गई है, राइट। आगे बात करते हैं तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में मान लो कोई दो पार्ट सब्सटेंस की रिएक्शन, पहली बात बताऊं प्रेसिपिटेट क्या होता है। which cannot dissolve further, या which cannot solubilize further। जिसको आगे हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं या जिसको फर्दर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ओके। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे मान लो ए और बी ने रिएक्शन की, ध्यान से समझना इस बात को। अब कोई A2B कंपाउंड बन गया, मान लो इन दोनों ने, मान लो ए कोई कंपाउंड था, बी कोई कंपाउंड था, दोनों ने रिएक्शन करी और इसको हमने वाटर कंटेनर में रिएक्शन करवाया, दोनों ने कंटेनर में रिएक्शन कर ली और एक नया कंपाउंड हमें A2B मिल गया है, ठीक है। और इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी है, इसी वजह से इसको फर्दर डिसॉल्व नहीं किया जा पा रहा है। इसमें स्टेबिलिटी होगी इसीलिए इसको फर्दर डिसॉल्व नहीं किया जा पा रहा है। मतलब अगर एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ है, यानी अगर प्रेसिपिटेट बना है, तो ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी है कि एक स्टेबिलिटी को शो करेगी, मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इसी वजह से ये रिएक्शन फिजिबल होगी और इसी वजह से केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, जो राइट साइड में जाए और लेफ्ट साइड में आने के लिए तैयार ना हो और राइट साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने की कोशिश करे। मतलब ए बी और हम मिक्स करें
तो ए बी और ज्यादा मिक्स होकर के और ए टू बी का फॉर्मेशन करे, लेकिन ए टू बी को ब्रेक करके ए बी में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करे। तो हमारे पास ए और बी अलग अलग सब्सटेंस थे, इन दोनों सब्सटेंस ने आपस में रिएक्शन करी और इन्होंने बनाया एक कंपाउंड A2B जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसको फर्दर डिसॉल्व नहीं किया सकता और ये फर्दर सॉल्युबलाइज नहीं होगा, क्योंकि इसने एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया है। प्रेसिपिटेट का मतलब ही होता है व्हिच कैन नॉट सॉल्युबलाइज फर्दर। ओके, जो अब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसको फर्दर तरीके से डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब फर्दर अगर इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, अब जैसे कि हम अब एक एग्जांपल में देना चाहूं तो जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि AgNO3 की रिएक्शन करते हैं। AgNO3 क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का। जब एक्वस मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है और NaCl भी एक एक्वस सॉल्यूशन अभी है वाटर में, यानी कि वाटर प्रेजेंट है। और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया सोडियम नाइट्रेट यानी NO3 जो कि एक्वस है प्लस AgCl। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ने क्या किया है, एक अलग सब्सटेंस बनाया है AgCl, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। जब भी प्रेसिपिटेट बनता है उसका एरो एक डाउनवर्ड एरो में उसको डिनोट करते हैं, ऐसे एक डाउनवर्ड एरो दिखा के इसको डिनोट करते हैं, राइट। मतलब कि ये एज इट इज बन चुका है, इसको फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये सॉल्युबलाइज नहीं हो सकता है, एक सॉलिड स्टेट में आ चुका है। तो जब हम AgNO3 के एक्वा सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो एक सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है एक कंपाउंड और दूसरा बनता है सिल्वर क्लोराइड। अगर ये फर्दर रिएक्शन बैक साइड जाना भी चाहे तो मान लो एक बार के लिए सोडियम और NO3 अलग अलग हो भी गए, लेकिन AgCl बोलेगा भैया हम Ag प्लस और Cl माइनस से फर्दर डिसॉल्व या फर्दर ब्रेक नहीं होंगे, हम हैं एक प्रेसिपिटेट और हमारे बनने के बाद रिएक्शन को आप बैक साइड नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको हमारी भी जरूरत है। सोडियम नाइट्रेट का अलग होना चलो एक आसान काम है, सोडियम और नाइट्रेट अलग अलग हो भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि Ag प्लस और Cl माइनस अलग अलग नहीं होंगे इसलिए फर्दर रिएक्शन होकर के ये बैक साइड में रिएक्शन को यानी बैक साइड में AgNO3 और NaCl का फॉर्मेशन नहीं करेगा, राइट। तो यहां पर एक प्रेसिपिटेट बना है, उस प्रेसिपिटेट का नाम है सिल्वर क्लोराइड, राइट। ओके, जैसे एक बहुत और फेमस रिएक्शन है, अच्छा इसके रिएक्शन के सिल्वर क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट है, आपको मैं बता दूं AgCl PbCl2 या G2Cl2, कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जो क्लोरीन के प्रेसिपिटेट हैं, केवल यही 3 प्रेसिपिटेट होते हैं, एक Ag का प्रेसिपिटेट, एक लेड का प्रेसिपिटेट, इसको लेड का प्रेसिपिटेट और इसको Hg मतलब कि मरकरी का प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर इसको याद करने का तरीका जानना है तो आप याद कर सकते हो, आजकल पब में आजकल मतलब AgCl, पब में मतलब PbCl, हवन करेंगे मतलब HgCl2, केवल ये 3 ही प्रेसिपिटेट्स क्लोरीन के पॉसिबल होते हैं।
एक AgCl, एक PbCl2 और एक Hg2Cl2, तीन टाइप के प्रेसिपिटेट हैं। तो इन तीनों प्रेसिपिटेट को याद करके रखना है कि क्लोरीन के केवल तीन ही प्रेसिपिटेट होते हैं, जब वो सिल्वर के साथ आता है, जब वो लेड के साथ आता है, और जब वो Hg यानी कि मरकरी के साथ आता है। तो केवल तीन ही टाइप के प्रेसिपिटेट फॉलो करते हैं, यानी कि इसको तीन ही टाइप के प्रेसिपिटेट बन पाते हैं। ओके, सो ये भी एक प्रेसिपिटेट का बनना भी एक बड़ा ऑप्शन है। अब जैसे मान लो एक रिएक्शन और है, बहुत फेमस रिएक्शन है, जब हम फिर ये लिख भी सकते हो आप इसको, when a dirty green precipitate of ferrous hydroxide is formed a dirty green precipitate of ferrous hydroxide is formed when a solution of ferrous sulfate is mixed with when a solution of FeSO4 is mixed with sodium hydroxide solution. राइट, जैसे कि एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 is mixed with sodium hydroxide solution. जब हम FeSO4 को क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं NaOH के साथ, तो ये क्या बनाता है, Na2SO4 प्लस FeOH का। ये क्या होता है, एक फेरस हाइड्रोक्साइड ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो फेरस हाइड्रोक्साइड का ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है। ये भी एक प्रेसिपिटेट ऐसा है जो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, और अभी रिएक्शन को राइट साइड में लेके आया है, और राइट साइड में रिएक्शन खुश है, पीछे की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा सब्सटेंस बन चुका है जो फर्दर डिसॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है, और इसका मतलब प्रेसिपिटेट का बनना एक बड़ा कंडीशन है और एक बड़ी उपलब्धि है इस रिएक्शन को होने के लिए। तो जब जब केमिकल रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट का बनना पॉसिबल होता है, तब ये रिएक्शन बहुत तेज होती है और रिएक्शन फीजिबल होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन को होने के लिए कोई ना कोई रीजन होता है, राइट साइड में कुछ ना कुछ पार्टिकुलरली बना होगा, इसलिए इस रिएक्शन का होना संभव है, और ये रिएक्शन इसी कारण से हो रही है। राइट, ओके। आगे बात करते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि एनर्जी चेंज भी एक बड़ा फैक्टर है। एनर्जी चेंज का मतलब, एनर्जी चेंज का मतलब अभी कुछ एनर्जी और थी और कुछ एनर्जी और हो गई। अच्छा, मैं आपको अगर एक बात बताने की कोशिश करूं, मान लो एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन है, मान लो एक्सोथर्मिक है। पहली बात मैं बता दूं, एनर्जी चेंज में दो टाइप की एनर्जी होती है। एक होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। पहले बात लिख लो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर। तो एंडोथर्मिक और मतलब एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है,
एंडोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन एनर्जी इज absorbed in the रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। when when energy is released in the reaction। अच्छा, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। A प्लस बी दो चीजें हैं। अब मान लो इनको हीट करके ये दोनों एक दूसरे में मिक्स्ड हुई है। आपने घर में बहुत सी चीजें पकाई होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, दाल पकाया, दाल में पानी, दाल और चीनी जो भी मिलाया, पानी, दाल, नमक सब कुछ मिला दिया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद रिएक्शन हो गई, आपस में चीजें मिक्स्ड हो गई, एक मिक्सचर बन गया। वो तो एक मिक्सचर है, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मैं बात बता रहा हूं। और मान लो एक ए बी एक चीज बन गई है, आपको फाइनली मिल गई है, और आपने इसमें कुछ एनर्जी डाल दी है। तो अब एनर्जी डालने की वजह से अगर रिएक्शन हुई है, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, राइट। अब मान लो कोई दो चीज एक दूसरे में बॉन्डेड है। अब मान लो कि दो चीजें एक दूसरे में बॉन्डेड हैं और आपने उनको क्या किया, क्या किया, जैसे कि दो चीजें अगर एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, मान लो A प्लस बी है, और ऐसी कंडीशन में ए बी बन रहा है, यहां पर आप हीट दे नहीं रहे हो। अगर इनको नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हो और यहां पर देख रहे हो कि ये थोड़ा सा हॉट मिल रहा है, यानी कि गर्म बाहर की तरफ मिल रहा है, थोड़ी सी गर्मी बाहर की तरफ निकल रही है दोनों की रिएक्शन होने के बाद, तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। रिएक्शन होने के बाद चीजें फ्री हो रही हैं और जो एनर्जी उसके अंदर है वो रिलीज हो रही है। अच्छा, रिलीज होने का मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि मान लो आप देखते होंगे कि अब कोई चीज अगर मान लो हॉट आइस, ये मान लो आइस से किसी ने वाटर बनाया, तो वो तो एक स्टेट चेंज है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या हुआ? आपने आइस को दिया है, आइस को आपने टेम्परेचर दिया है, उस टेम्परेचर की वजह से आइस क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है वाटर में, क्योंकि आपने उसको टेम्परेचर दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है। अच्छा, जब वाटर का टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट आउट करते हो, यानी कि बाहर निकालते हो अपनी फ्रीजर में रख करके या फ्रिज में रख करके, तब वो आइस में कन्वर्ट होती है, तो वहां पर एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, रिलीज होती है बाहर की तरफ, और आइस बन जाता है। और जो वाटर होता है वो वाटर में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए वाटर बनता है। हालांकि ये फेज चेंज है, तो हम इसको केमिकल रिएक्शन में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यही हुआ, जब दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और रिएक्ट करने के दौरान अगर मान लो ये रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो आपको इस रिएक्शन को हीट देनी पड़ रही है। क्या देनी पड़ रही है? प्लस हीट देनी पड़ रही है, तब जाके ये रिएक्शन हैम्पन हो रही है और ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो चीज ये हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपने कार्बन की रिएक्शन करी है, कार्बन की रिएक्शन अगर आप सल्फर के साथ करोगे तो ये कंपाउंड दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इनको आपको हीट देने की जरूरत पड़ेगी, और ये गैसियस या लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट होकर CH2 बना देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड इज अ लिक्विड, और दोनों हीट देने पर एक दूसरे से रिएक्शन कर जाते हैं। हीट देने का मतलब पार्टिकल आपस में ब्रेक करके अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके एक दूसरे से रिएक्शन तेजी से करने के लिए तैयार है। तो आपने इनकी हीट को बढ़ाया है, यानी कि एनर्जी चेंज हुई है,
जब आपने एनर्जी इसमें डाली है, यानी कि थर्मल एनर्जी की तरह से आपने इसको एनर्जी दी है, तो उस एनर्जी के देने की वजह से ये कार्बन डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि एक लिक्विड स्टेट में गया है। पहले सॉलिड स्टेट में था और आपने एनर्जी डाली, उस एनर्जी डालने की वजह से इसकी एनर्जी में चेंज हुआ और आपस में खुद हीट डेवलप हुई, और हीट डेवलप होने की वजह से कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया है, राइट। तो ये सॉलिड से लिक्विड में अभी कन्वर्ट हो गया है, और स्टेट चेंज के साथ साथ इसकी रिएक्शन भी फिजिबल हो रही है, यानी कि आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, पार्टिकल ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करी, और दोनों अभी एक दूसरे से रिएक्शन करके खुश हैं, और खुश हैं मतलब कि रिएक्शन एक दूसरे में हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, और कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है इन द लिक्विड स्टेट। अच्छा, अगर मान लो अगर ये क्या होते एनर्जी, अगर मान लो कोई ऐसी चीज होती जिसमें कि एनर्जी, जैसे मान लो किसी चीज को जलाने में, मान लो आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रख दिया, ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है आप इसको हीट क्या करते हो, देते हो या नहीं देते हो। आप इसको देखोगे जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आके ये हीट लेगा, ये तुरंत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस एनर्जी को रिलीज करेगा, आसपास की चीजें गर्म हो जाएंगी। तो ये है एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, जैसे आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड स्टेट में होता है जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और आप इसकी रिएक्शन करोगे वाटर के साथ। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन वाटर लिक्विड के साथ करोगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और एनर्जी निकलेगी। ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हॉट होगा, उसमें एनर्जी निकल करके आएगी, बाहर निकल करके आएगी, राइट। तो यहां पर एनर्जी निकल रही है, तो कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कभी कभी एनर्जी निकलेगी। एब्जॉर्ब होने का मतलब, एब्जॉर्ब होने के लिए उसने जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की वजह से रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हो गई, अभी वो कोल्ड हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंच चुकी है। बात समझ में आई। अभी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, ए और बी ने रिएक्शन करी, जस्ट वेट एंड वॉच। ए एंड बी ने आपस में रिएक्शन करी, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए इन्होंने टेम्परेचर को लिया, जैसे टेम्परेचर आपने दिया, आपस में रिएक्ट करके इन्होंने ए बी बना लिया। मान लो आपस में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा करके इन्होंने ए बी को बना लिया। अभी ए बी मान लो कोल्ड स्टेट में पहुंच चुका है और अभी ये एक नॉर्मल स्टेट में चला गया है, और इसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से रिएक्शन हो चुकी थी, और रिएक्शन होने के दौरान उसने अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और फर्दर एनर्जी अभी इसके पास वापस आने के लिए, एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से ये एज इट इज ए बी के पोजीशन पे मेंटेन हो जाएगा और अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर लेगा, राइट। अब मान लो किसी तीन दो चीजों ने आपस में रिएक्शन करी, और इनके पास कुछ चीजें ऐसी थी जिसने क्या किया, एक कंपाउंड बनाया, आपस में रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बना, और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो चुकी है, मतलब कि अभी ये दूसरी स्टेट में या दूसरी कंडीशन में पहुंच चुका है। एनर्जी अगर निकली है या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंडीशन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। रिएक्टेंट पहले कुछ था, अभी एनर्जी लेकर के प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट कभी कुछ था, एनर्जी रिलीज करके रिएक्टेंट बना लिया। तो ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं। अगर एनर्जी ले करके बनाएगा तो यहां पर होगा एंडोथर्मिक, और एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो वहां पर होगा एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन हो जाए तो उसके बाद उसमें हीट निकले तो समझ जाना कि वहां पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एनर्जी को देना पड़े रिएक्शन होने के लिए तो वहां पर समझ जाना कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को वो शो करेगा। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरीके की रिएक्शन होंगी। मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी चेंज क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, क्योंकि एनर्जी बढ़ा करके वो स्टेट को चेंज करेगा या ब्रेक करेगा मॉलिक्यूल को, और फर्दर वापस जाने के लिए फिर से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको फिर वही चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फर्दर वापस जाएगा तो फिर से एनर्जी में बैरियर वो क्रिएट करना पड़ेगा।
तो एनर्जी चेंज होना भी एक तरीके की रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए एक रीजन है, राइट। अगला है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज भी एक केमिकल रिएक्शन के होने के लिए बड़ी कंडीशन है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज हो जाता है तो वो रिएक्शन को कैरीड आउट करने में मदद करता है। अपना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर की कंडीशन में गैसेस स्टेट में होते हैं, और जब ये रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं कैसे भी, तो ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसीलिए इनकी क्योंकि स्टेट चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज होने की वजह से एक स्टेट चेंज में अलग बैरियर आता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं स्टेट चेंज में भी एनर्जी का लॉस होता है। जैसे मान लो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आई है, तो उस पार्टिकुलर चेंज में, उस पार्टिकुलर स्टेट चेंज में भी एक फंक्शन एनर्जी का ही मैं कह सकता हूं कि यहां भी एक तरीके का एनर्जी चेंज होता है। इसी वजह से अब जब सामने दूसरा कोई कंपाउंड बन गया है और उसके पास स्टेट ही चेंज हो गई है, मतलब एक एनर्जी का बैरियर बीच में बन चुका है। अब वापस आने के लिए आपको उस पार्टिकुलर एनर्जी तक जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, मतलब कि अगर आपने इस गैसेस स्टेट को लिक्विड में बनाया है, मतलब क्या किया है, एनर्जी को कम किया होगा। लिक्विड स्टेट को अगर आपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया होता, मतलब आपने एनर्जी को बढ़ाया होता, मतलब प्रोडक्ट आपका एनर्जी ज्यादा लेकर के आएगा, राइट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी का बैरियर ये डिसाइड कर देता कि ऑब्वियसली यहाँ पर होने क्या वाला है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो गैस बन गया, अब यहाँ पर एक एनर्जी चेंज हो चुका है, एक तरीके का स्टेट चेंज हो चुका है। अब ये वाटर इजीली इसी कंडीशन में वापस नहीं आता है गैसेस में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनना इतना इजी इस वाटर से नहीं है। हालांकि बनाया जा सकता है, जब इस वाटर को हम पास करते हैं, मान लो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट से पास करें, तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंट में ये आराम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, लेकिन ये टूटना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो एनर्जी का चेंज होना या कि स्टेट का चेंज होना भी इस चीज को दिखाता है। अच्छा, एक चीज और भी है। अब मान लो ऐसे गैसेस स्टेट में दो चीजें हैं, मान लो यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर HCl है, दोनों ही गैसेस स्टेट में, ठीक है। एक कॉमन टर्म में समझ सकते हैं, मान लो इन्होंने एक सॉल्ट बनाया NH4Cl और ये सॉल्ट है सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड स्टेट में पहुंच चुके हैं, मतलब कि अपनी एनर्जी को अपने पास जो भी चीजें थी ना, इन्होंने गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया, मतलब अपने आप को बांध के रखा है। और अभी हमारे पास जो राइट साइड में प्रोडक्ट मिला है, वो एक बंधा हुआ प्रोडक्ट है, वो इतना इजिली गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। अरे यार, गैस से गैस में जाना इजी है, लिक्विड से लिक्विड में चेंज होना इजी है, लेकिन अगर एनर्जी चेंज की वजह से अगर स्टेट चेंज ही हो गई है, तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन की फिर जरूरत पड़ेगी, और रिएक्शन बैक नहीं आएगी इतनी जल्दी। और जहां पर रिएक्शन बैक ना आए जल्दी से, वो समझ लेना एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के डिनोट होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू सो मच।